एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम एमसीक्यूज करेंगे टॉपिक सब स्पेसेस पर। उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन और कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। देखो हमारी डेफिनेशन सब स्पेस की क्या है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। हमें भी वेक्टर स्पेस के बारे में मालूम है, ठीक। आज हम वेक्टर स्पेस के सबस्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस का सबस्पेस के लिए सबसे पहले वेक्टर स्पेस को क्या चाहिए होता है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट। तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट का नेम हमने क्या रख दिया, W। इस W को हम क्या कहेंगे कि वो V का सबस्पेस की फॉर्म बना रहा है अगर W इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर F। यानी कि हमें जिसको सबस्पेस कहना है सबसे पहले तो वो V का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। जब वो V का सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, और उसके बाद वो खुद भी वेक्टर स्पेस है। खुद भी वेक्टर स्पेस का मतलब ये है कि उस सबसेट में V के उस सबसेट में वेक्टर स्पेस वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि V का सबसेट भी है और प्लस में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है विद द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज फॉर V। जैसे V में वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर वर्क कर रहा था और एडिशन के अंडर वर्क कर रहा था, ऑपरेशन वही है, बस वो सबसेट है V का और साथ में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो उस सबसेट को हम क्या कॉल करेंगे, सबस्पेस। रिजल्ट नंबर 1 देखो, द एंटायर स्पेस V एंड जीरो स्पेस। देखो क्या है, एंटायर स्पेस जो खुद वेक्टर स्पेस है ना, वो वेक्टर स्पेस क्या कहलाता है, एंटायर स्पेस। अच्छा, यानी कि वो खुद ही जो सेट है वो तो सबसे बड़ा ही हो गया ना। सबसे छोटा वाला कौन हुआ, एक ब्रैकेट के अंदर जीरो डाल दी। आपको मैंने बताया भी था ये क्या स्पेस होता है, नल स्पेस। हमारे पास V तो हो गया वेक्टर स्पेस, ठीक, और जो जीरो वाला स्पेस है ये होता है नल स्पेस। कहते हैं ये दोनों भी क्या होते हैं, V के सबस्पेसेस। अब आप कहोगे कि भाई ये V के सबस्पेसेस कैसे बन गए। हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, पढ़ा हुआ है ना। आप खुद सोचो, कोई भी सेट अगर अपने आप का सबसेट है तो सबसेट तो हो गया, और खुद वो जो सेट वेक्टर स्पेस है वो तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही है। तो आपको दो चीजें चाहिए थी ना, सबसेट प्लस में सेटिस्फाई द वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टीज। तो दोनों की दोनों V के पास खुद ही है, क्योंकि V का सबसेट भी है और V वेक्टर स्पेस भी है। दैट मीन्स V को हम V का सबस्पेस कह सकते हैं। अब बात रहेगी नल स्पेस की। आपने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि जो एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। दैट मीन्स दिस नल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ V एंड दिस स्पेस ऑल्सो सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। तो दोनों चीजें चाहिए थी ना, ये V का क्या हो गया, सबसेट भी हो गया और ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स दिस नल स्पेस ऑल्सो सबस्पेस ऑफ V। अब ये चीज ध्यान से सुनना, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि कोई जो वेक्टर स्पेस है क्या उसके सबस्पेस है, हमें बाकी का तो पता नहीं पर दो हमेशा होते हैं। कोई भी स्पेस के सबस्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस के सबस्पेस होते हैं या नहीं होते, तो आपने ये जवाब देना है होते हैं। भाई दो तो पक्का है, कौन से, एक तो वो खुद और एक नल स्पेस, ठीक। इसीलिए इन्हें ट्रिवियल सबस्पेसेस भी बोला जाता है या फिर इम्प्रॉपर सबस्पेसेस भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई वेक्टर स्पेस के और सबस्पेसेस नहीं हो सकते, और हो सकते हैं पर उनके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन ये दो तो हर वेक्टर स्पेस के सबस्पेस होते ही होते हैं, एक ये खुद और एक ये नल स्पेस। रिजल्ट नंबर 2 क्या कहता है, कहते हैं इफ एनी अदर सबस्पेस एग्जिस्ट। मान लो कि कोई दूसरा सबस्पेस भी एग्जिस्ट होता है
तो फिर उस सब स्पेस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर सब स्पेस। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है भाई एंटायर स्पेस और नल स्पेस के अलावा भी अगर किसी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस हैं तो उन सब स्पेसेस को हम क्या कॉल करते हैं, प्रॉपर सब स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, a necessary and sufficient condition for a known empty subset W of a vector space V to be a subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication। ये रिजल्ट हमें क्या कह रहा है, कहता है W जो नॉन एम्प्टी सबसेट था वेक्टर स्पेस V का, कहता है W को सबस्पेस चेक करने के लिए आप पूरा मत चेक करो, क्योंकि देखो अभी अभी हम जो डेफिनेशन पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि भाई W को सबस्पेस कहना है तो सबसेट, चलो सबसेट तो उसे खुद दे दिया। कहते हैं प्लस में उसको सारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी, तभी उस सबसेट को क्या कॉल करेंगे, सबस्पेस। लेकिन ये रिजल्ट हमें क्या कह रहा है, कहते हैं W को पूरा वेक्टर स्पेस चेक करने की बजाय आप सिर्फ ये चीज देख लो कि W क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब ये है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑपरेशन कौन से वाले में, एडिशन वाले में सेटिस्फाई करता है। एक तो ये चीज, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। यानी कि टोटल मिला के ये कह रहा है कि इसको दो प्रॉपर्टी चाहिए, एक तो ये वाली u प्लस v किस में चला जाए, W में, फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू W, ये तो है ये वाली क्लोज्ड अंडर एडिशन। एक ये प्रॉपर्टी दिखा दो और दूसरी ये दिखा दो कि हमारा A U B किस में जा रहा है, W में, फॉर ऑल A तो कहाँ से आ रहा है हमारा, F से, और U हमारा कहाँ से आ रहा है, W से। वो ये चीज चाह रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास कंडीशन रिड्यूस हो गई कि अगर हमें W को सबस्पेस चेक करना है तो हम इन दो प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कह देंगे कि हमारा जो W है वो क्या है, सबस्पेस है। नेक्स्ट देखो, एक और रिजल्ट दिया, कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V टू बी अ सबस्पेस ऑफ V के लिए W को अगर सबस्पेस बनाना है तो W को ये वाली कंडीशन अगर चेक करके दे दी जाए तो हम W को क्या कह देंगे, सबस्पेस। यानी कि दो प्रॉपर्टी की बजाय, अभी अभी हमने ऊपर वाले रिजल्ट में पढ़ा ना कि अगर दो प्रॉपर्टी चेक कर लो तो आप सबस्पेस कह सकते हो। ये कहता है भाई एक ही चेक कर लो। ये कौन से वाली दे रहा है, कहता है A U प्लस V बिलोंग्स टू W फॉर ऑल। देखो आपको मैंने बता भी रखा है, जो हमारा W है, V है, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो हम वेक्टर्स बोलते हैं, और जो ओवर F इनके एलिमेंट्स को हम स्केलर्स बोलते हैं। तो जो ये U और V हैं वो तो W से आ रहे हैं, और जो A है वो कहाँ से आ रहा है, F से आ रहा है। एक तरह से देखा जाए ना, जो ऊपर वाली कंडीशन है एक तरह से है वही। देखो अगर इन दोनों को ऐड करके देखो तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी का काम करता है, और खाली इस वाले को देखो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का करता है। तो इसने एक में ही रिड्यूस कर दी। चाहे तो आप दो की बजाय एक ये वाली चेक कर लो, तो भी अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो आप क्या कह सकते हो कि आपका सबस्पेस है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, The necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space V to be a subspace are this। कहता है आप अगर ये दो प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हो देन भी आप कह सकते हो कि W हमारा सबस्पेस है। देखो इसने क्या कहा कि U और V W से ले रहे हो तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी किस में चली जाए, W में। फॉर ऑल UV मतलब हर टू पेयर्स के लिए अगर आप उन दोनों की सब्ट्रैक्शन को वापस से उसी सेट में भेज देते हो तो, और साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो भी वो क्या हो जाएगा, सबस्पेस। ये प्रॉपर्टीज हम इसलिए लर्न कर रहे हैं क्योंकि हमारे MCQs में हो सकता है कि हमसे फाइंड करने के लिए कह दे कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है या कौन सी सबस्पेस की लिए होने के लिए कंडीशन है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने तीसरी कंडीशन पढ़ ली सबस्पेस होने के लिए। आगे देखो, कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V बी अ सबस्पेस ऑफ V इज दैट AU प्लस BV बिलोंग्स टू हमारा क्या हो गया, W। फॉर ऑल जो हमारे UV है वो W से आ रहे हैं, और जो हमारे AB है वो कहाँ से आ रहे हैं, F से आ रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी
सब स्पेस के लिए कंडीशन होगी। तो हमने एक पहले पढ़ी थी u प्लस वी वाली, एक पढ़ी थी हमने ए यू प्लस वी वाली, एक पढ़ी थी हमने u माइनस वी वाली, और एक पढ़ी है हमने ए यू प्लस बी वी वाली। ये ध्यान रखना, चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अगेन अ सबस्पेस ऑफ V। एक वेक्टर स्पेस के अगर आप दो सबस्पेस ले लेते हो, ठीक है, और उन दो सबस्पेस की अगर क्या करते हो, इंटरसेक्शन, तो वो इंटरसेक्शन हो के जो न्यू बना है ना आपका, वो नया वाला जो सेट है वो भी क्या होगा, सबस्पेस। ये ध्यान रखना रिजल्ट। अगर एक वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस की दो सबस्पेसेस आपने ले लिए और उन दो सबस्पेस की जब आपने इंटरसेक्शन करी तो वो इंटरसेक्शन भी क्या बन गई, सबस्पेस। और एक चीज, जब दो बन गई ना, अगर वो तीन सबस्पेस दे देता तो तीन की इंटरसेक्शन भी इसका मतलब क्या है, सबस्पेस। चार दे देता है तो चार की भी क्या है, सबस्पेस। इसका मतलब जो हमारी इंटरसेक्शन होती है, अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी करो ना, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब आप जितने मर्जी सबस्पेस ले लो और उनकी इंटरसेक्शन अगर आप करते हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सबस्पेस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, the union of two subspaces is a subspace if and only if one is contained in the other। अब ध्यान दो, इसे क्या बोला कि दो सबस्पेस की अगर आप यूनियन कर रहे हो तो वो क्या है, सबस्पेस, लेकिन हमेशा नहीं। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन हो कि वन इज कंटेन्ड इन अदर, यानी कि जो आपने दो सबस्पेस लिए हैं, अगर आपको उनकी यूनियन को सबस्पेस कहना है तो पहले उन दोनों में से कोई एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। लिखा हुआ है ना, अगर एक दूसरे के अंदर कंटेंट है तो वो दोनों सबस्पेसेस की यूनियन क्या होगी, सबस्पेस। और इफ एंड ओनली इफ का केस है, यानी कि अगर यूनियन सबस्पेस बन रही है तो पक्का एक दूसरे के अंदर कंटेंट होगा, और अगर कोई भी एक दूसरे के अंदर कंटेंट है तो यूनियन पक्का क्या बनेगी, सबस्पेस। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरसेक्शन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी। इंटरसेक्शन कहता है कि कोई भी दो सबस्पेस ले आओ किसी वेक्टर स्पेस के, तो उनकी इंटरसेक्शन करोगे तो पक्का सबस्पेस मिल जाएगा, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यूनियन क्या कहता है, अगर एक दूसरे में कोई कंटेंट होगा, कोई भी एक दूसरे में कंटेंट होगा, तभी दो सबस्पेस की यूनियन क्या बनेगी, सबस्पेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस। आपके सबस्पेसेस हैं, उनका आपको क्या करना है, लीनियर सम करना है। अब ध्यान दो, कहते हैं एक वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी लीनियर सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 एंड W2। यानी कि जो हमारे सबस्पेस हैं वो सबस्पेस तो कौन सी हो गई, W1 और W2। ये देखो, ये वाला भी सबस्पेस है और ये वाला भी सबस्पेस है। ये किसके सबस्पेस है, वेक्टर स्पेस V के। लेकिन इस V को हमें इन दो सबस्पेसेस की क्या कहना है, हमें लीनियर सम कहना है। लीनियर सम कहना है इफ, अगर हम V का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लिखा हुआ ना, एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। आपने V का कोई एलिमेंट उठाया और V को लिखने का तरीका देखो, W1 प्लस W2, जहां से ये जो W1 है ये कैपिटल W1 से आ रहा है, जो W2 है वो कैपिटल W2 से आ रहा है। यानी कि अगर आप V के हर एक एलिमेंट को इन दोनों के एलिमेंट के सम में लिख देते हो तो फिर आपका जो V है वो इन W1 और W2 सब स्पेसेस की लीनियर सम में कहा जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। अब इसमें भी वही है, एक वेक्टर स्पेस V ओवर F है, इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेसेस W1 एंड W2। कब, अब देखा जाए तो ऊपर लीनियर सम था, यहाँ क्या है, डायरेक्ट सम। कहते हैं अगर एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली, अब स्पेशली मेंशन किसके ऊपर कर दिया, यूनिकली के ऊपर, जबकि ऊपर सिर्फ ये कहा था कि एक्सप्रेस किया जा सके, लेकिन अब क्या आ गया, यूनिकली।
एक्सप्रेस्ड एज v इज इक्वल टू W1 प्लस W2। जो W1 है वो कैपिटल W1 से आ रहा है और जो W2 है वो कैपिटल W2 से आ रहा है। इसका मतलब जब आपने v का कोई एलिमेंट उठाया तो वो एक ही बारी यूनिक तरीके से लिखा जाएगा, उसको लिखने के अलग अलग वेज नहीं होंगे, बस एक ही वे होगा। तो अगर v का हर एक एलिमेंट W1 और W2 के लीनियर यानी कि डायरेक्ट सम में अगर लिखना है तो उसे यूनिकली एक्सप्रेस अगर वो कर देता है तो फिर उस v को W1 W2 के किस में कहा जाएगा, डायरेक्ट सम में, और इसे डिनोट क्या करते हैं, इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिसजॉइंट सबस्पेस। नेम से क्लियर है, डिसजॉइंट यानी कि जिनकी जो इंटरसेक्शन है वो यानी कि डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब एक तरह से सिर्फ और देखो जीरो तो होगा ही होगा, क्योंकि जीरो हर सबस्पेस में होता है। अगर किसी सबस्पेस में जीरो नहीं है ना, इसका मतलब तो वो सबस्पेस ही नहीं है। ठीक, तो जीरो के अलावा उनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि उनकी जो इंटरसेक्शन है उनमें जो कुछ भी कॉमन नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जीरो दोनों में होता है क्योंकि सबस्पेस ही नहीं होगा। सबस्पेस के लिए जीरो का होना जरूरी है, इसीलिए उनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीरो। अगर कभी आपको सबस्पेस चेक भी करना हो ना, और अगर मान लो चेक करने के लिए आया कि ये सबस्पेस है, तो आप ये देख लो कि भाई जीरो तो है ना। भाई अगर किसी में जीरो नहीं है ना तो आप तो सीधा ही कह देना, और कुछ चेक करो या ना करो, कि नॉट सबस्पेस। हाँ, लेकिन अगर जीरो है तो उसके बाद फिर आपको प्रॉपर्टी से या ट्रिक से चेक करना पड़ेगा कि सबस्पेस है या नहीं है। कहते हैं कि जो V है वो वेक्टर स्पेस है। टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ V आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द जीरो सबस्पेस या फिर नल सबस्पेस, दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट देखो, the linear sum of two subspaces W1 and W2 is also a subspace of vector space V। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कहता है दो सबस्पेस हैं, कौन कौन से, W1 और W2। इनका लीनियर सम, आपको पता लीनियर सम W1 फिर प्लस का साइन W2, वो भी हमेशा क्या होगा, सबस्पेस। यानी कि अगर दो सबस्पेस हैं तो उनका लीनियर सम, जो लीनियर सम है वो भी हमेशा क्या होगा, सबस्पेस। दैट मीन्स वी कैन से दैट W1 प्लस W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ V इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस। अगर W1 W2 सबस्पेस है तो उनका लीनियर सम भी क्या होगा, सबस्पेस। आगे, एवरी डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 इज लीनियर सम। ध्यान से ये बात सुनना, क्या कहा है, दो सबस्पेस का आपने डायरेक्ट सम निकाला, ठीक है, वो डायरेक्ट सम हमेशा क्या होगा, लीनियर सम होगा ही होगा। यानी कि अगर कोई दो सबस्पेस डायरेक्ट सम वाला काम कर रही हैं तो वो पक्का लीनियर सम वाला तो करेंगे, यस, क्योंकि डायरेक्ट सम क्या कहता है कि भाई आपने एक्सप्रेस करना है लेकिन यूनिकली, और लीनियर सम क्या कहता है, बस देख लो एक्सप्रेस किया। तो जब जिसने यूनिकली एक्सप्रेस कर लिया दैट मीन्स एक्सप्रेस तो कर लिया ना। हाँ, लेकिन हर एक लीनियर सम जरूरी नहीं कि वो आपका क्या हो, डायरेक्ट सम हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। डायरेक्ट सम लीनियर सम होता है, लेकिन हर एक लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं हो सकता। हाँ, कोई किसी स्पेशल केस में हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हर लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं होता। लिख लो बेशक से, डायरेक्ट सम लीनियर सम होता है लेकिन लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं होता। मतलब हो भी सकता है किसी स्पेशल केस में, पर हर लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं होता। अब देखो, इन्होंने एक कंडीशन दी है, कहता है अगर दो सबस्पेस है और उसका लीनियर सम है, आप अगर इसे डायरेक्ट सम बनाना चाहते हो या चेक करना चाहते हो कि भाई कौन से वाला लीनियर सम फिर डायरेक्ट सम है, कहते हैं लीनियर सम के साथ एक चीज और चेक कर लो कि क्या वो डिसजॉइंट है दोनों सबस्पेसेस। यानी कि लीनियर सम तो आपने बना लिया, साथ में अपने दो सबस्पेस पर ये कंडीशन चेक कर लो कि अगर उन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जीरो सबस्पेस है, दैट मीन्स अगर वो दोनों डिसजॉइंट सबस्पेस हैं, तो फिर हर एक लीनियर सम भी क्या होता है, डायरेक्ट सम। यानी कि वैसे अगर कोई कहे कि लीनियर सम डायरेक्ट सम होता है, नहीं कहते, लेकिन अगर लीनियर सम को ये कंडीशन मिल जाती है कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा जीरो है, तो वो क्या बन जाता है, डायरेक्ट सम। अब जो हम करने वाले हैं वो है ट्रिक्स हमारे MCQs को करने के लिए। क्योंकि देखो, अब सबस्पेस चेक करने के लिए तो अभी अभी आपने पढ़ा था ना, रिजल्ट्स पढ़े थे, या तो कहते वेक्टर स्पेस चेक करो या फिर प्रॉपर्टीज से चेक करो।
तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जिन चीज़ों की ट्रिक हम बना सकते हैं, जिन चीज़ों की ट्रिक्स को हम याद कर सकते हैं कि हमें देखते ही पता चल जाएगा भाई सबस्पेस है या नहीं है, वो ट्रिक्स अब हम अच्छी तरह से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छे से आपके मोस्टली एमसीक्यूज तो इन्हीं के बेस पे ही हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले ट्रिक के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लो कोई टप्पल वाला क्वेश्चन है, टप्पल वाला मालूम है ना, जैसे 3 टप्पल वाला, 4 टप्पल वाला, 5 टप्पल। कहते हैं अंदर जो एंट्रीज है मान लो वो आर से आ रही हैं और ओवरफिल्ड आर कह रखा है। ध्यान से सुनना, टप्पल वाला क्वेश्चन है, ठीक, एंट्री अंदर भी एलिमेंट आर से है और फील्ड ओवर आर है। तो आपने एक चीज ध्यान देनी है, लेस देन वाली कंडीशन दे रखी हो या ग्रेटर देन की कंडीशन दे रखी हो या ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन दे रखी हो, चाहे एक्स पे देखो, जैसे मान लो मैंने 3 टप्पल लिया है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। देख लो ध्यान से, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है मान लो, ठीक है। मान लो ऐसे एक टप्पल दे के यूं कह दे कि एक्स लेस देन 0, बिना सोचे समझे बस सीधा कह देना कि भाई ये सबस्पेस नहीं है। अच्छा, 3 टप्पल है और आपको कंडीशन दे दी ग्रेटर देन की, मान लो ये लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन 0, कह देना सबस्पेस नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन तीनों में से किसी पर भी ये कह दिया जाता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो भी कह देना सबस्पेस नहीं है। y पर कह देता है तो भी कह देना, z पर कह देता है तो भी कह देना, चाहे ग्रेटर देन वाला कहे, चाहे लेस देन वाला कहे, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कहे, चाहे लेस देन इक्वल टू 0 वाला कहे, यानी कि इन तीनों में से कोई भी लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी होता है तो आपने क्या कह देना कि भाई सबस्पेस नहीं है। कोई प्रॉपर्टी से चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा, नॉट सबस्पेस। ठीक, नेक्स्ट देखो, कहते हैं मान लो यही 3 टप्पल वाला या 2 टप्पल वाला क्वेश्चन है और किसी 2 की प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0। हो सकता है भाई हमारा सिर्फ 2 टप्पल वाला हो, है ना, और हो सकता है 4 टप्पल वाला भी हो। आप ये देख लेना, अगर किसी 2 की प्रोडक्ट भी 0 आ जाती है तो भी सबस्पेस नहीं है, या किसी 2 को डिवाइड करके भी 0 आ जाता है तो भी सबस्पेस नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, वही 3 टप्पल वाला है, मान लो कोई एलिमेंट 0 है, सिर्फ 0 वाली कंडीशन है, कोई ग्रेटर देन, कोई लेस देन वाली, या कोई ग्रेटर देन इक्वल टू या कोई लेस देन इक्वल टू वाली नहीं है, सिर्फ ये कहा है, मान लो 3 टप्पल वाला क्वेश्चन और कह दिया कि आपका x 0 है, तो आप क्या कहोगे, सबस्पेस है, और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो y को कह देता है 0 है भी, तो भी सबस्पेस है, z को कह देता है तो भी 0 है, तो भी सबस्पेस है, कोई 2 एलिमेंट कह देता है 0 है तो भी सबस्पेस है, चाहे फिर वो x y को कहे, चाहे फिर वो y z को कहे, चाहे वो z x को कहे, चाहे वो तीनों एलिमेंट को 0 कह दे। कहने का मतलब अगर चाहे 2 टप्पल वाला है, चाहे 3 टप्पल वाला है, चाहे एक एलिमेंट कोई सा भी 0 कह दे तो भी सबस्पेस है, चाहे कोई 2 एलिमेंट 0 कह दे तो भी सबस्पेस है, चाहे कोई 3 एलिमेंट 0 कह दे तो भी सबस्पेस है। क्लियर होगी ये चीज। पर लेस देन और ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, नॉट सबस्पेस, और ये क्या कहते हैं, सबस्पेस। फिर हमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो अगला देखो, पर वही मान लो टप्पल वाला क्वेश्चन है, लेकिन आर ओवर आर पर चल रही है ये बातें। ठीक है, आर ओवर आर पर, क्योंकि दूसरा अगर आता है ना फिर हमें पूरा चेक करना पड़ता है, या आर ओवर क्यू या कोई भी चीज फिर हमें चेक करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है कि है या नहीं है। लेकिन आर ओवर आर पर अगर इनमें से कुछ भी आपको मिल जाता है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अगर एक्स नॉन जीरो हो जाए या वाई नॉन जीरो हो जाए या जेड नॉन जीरो हो जाए, यानी कि कहने का मतलब मान लो 3 टप्पल वाला क्वेश्चन है या 2 टप्पल वाला क्वेश्चन है या 4 टप्पल वाला क्वेश्चन है और वो ये कह देता है कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो है, तो भी आप क्या कह दोगे कि भाई सबस्पेस नहीं है। ठीक, यानी कि सिर्फ 0 वाले पे अभी तक हमने सबस्पेस का है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इवन ऑड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ भी आ सकता है। देखो इवन फंक्शन, अब इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है भाई फंक्शन के अंदर अगर आप x की जगह -x लगाओ तो भी कोई फर्क ना पड़े, वापस से वही फंक्शन आ जाए f(x) एक फंक्शन है और उसमें आपने x की जगह -x लगाया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वापस से वो f(x) के इक्वल आ गया, तो वो होता है इवन फंक्शन। लेकिन अगर आपने अपने फंक्शन में x की जगह -x लगाया और आंसर में बाहर माइनस आ गया तो फिर वो होता है ऑड फंक्शन।
आप सुनो, चाहे इवन फंक्शन हो चाहे ऑड फंक्शन हो, वो हमेशा क्या होते हैं, सब स्पेस। ठीक है, ओवर आर हम सारी बात करें, बाकी ओवर आर ही ज्यादातर पूछता है। आगे देखो नेक्स्ट रिजल्ट, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ध्यान देना, सभी पॉलिनोमियल्स का सेट हुज कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो। कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो, ध्यान से जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, मान लो मैंने ये पॉलिनोमियल बोली x² प्लस x प्लस 5, अब यहाँ 5 पे फोकस करो, 5 कोई जीरो है नहीं, 5 तो नॉन जीरो है, तो उससे यही तो कहा है अगर किसी पॉलिनोमियल्स के सेट में उसकी कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है तो वो ना तो वेक्टर स्पेस होता है और ना ही सब स्पेस होता है। और एक और चीज, ये जो हमने ऊपर नॉट सब स्पेस वाले क्वेश्चन किए हैं ना, और अगर हो सकता है पेपर में वो सब स्पेस की बजाय वेक्टर स्पेस पूछ ले तो भी यही कंडीशंस है, क्योंकि सब स्पेस की जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तो उससे हमें क्या कहा था, भाई सब स्पेस तभी तो होगा जब वो वेक्टर स्पेस होगा, जब सब स्पेस नहीं है दैट मीन्स वेक्टर स्पेस नहीं है तभी तो जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर नॉन जीरो, ये सारे वेक्टर स्पेस वाले के लिए भी वही काम करेंगे जो सब स्पेस वाले के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल्स के सेट में कोई कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो हो जाती है तो ना ही वेक्टर स्पेस है और ना ही सब स्पेस है। अब देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हों या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हों या फिर स्केलर मैट्रिसेस हों या फिर डायगोनल मैट्रिसेस हों या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों या फिर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों, सिमेट्रिक लिखना शायद मैं भूल गई, आप सिमेट्रिक भी लिख दो यहाँ पर, यहाँ एक सेकेंड, एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर, अगर लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर नहीं पता तो वो मैं बता देती हूँ। जब लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हैं सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन जीरो, नीचे वाले एलिमेंट फ्री है। ठीक, ये होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो यहाँ पर चाहे मैं कुछ भी लूँ, मेरी मर्जी, मैं 0 लूँ, मेरी मर्जी, चाहे मैं 1 2 3 लूँ, कुछ भी लूँ, ले सकती हूँ। दिस इज ओवर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर बनानी हो तो देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे लोअर ट्रायंगुलर, इसका मतलब वो कहते हैं कि ऊपर का पोर्शन खाली है, सारा फोकस उसका नीचे की ओर है, देखो ट्रायंगल की शेप। अगर वो कहते हैं अपर ट्रायंगुलर तो मतलब कहते हैं नीचे का पोर्शन खाली है, ट्रायंगल ऊपर की ओर उसका सारा ध्यान है, तो इसका मतलब ऊपर आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, ये एलिमेंट 0, मान लो मैंने ये ले लिया। और स्केलर मैट्रिसेस आपको पता है ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ये वाले 0, सिर्फ डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, मान लो मैंने ये ले लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स आई। और डायगोनल मैट्रिक्स, ये तो थी स्केलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि आपके डायगोनल पर कुछ भी हो, मान लो मैंने ये ले लिया। ठीक है, सिमेट्रिक आपको पता ही है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हमारे पास ये होता है कि डायगोनल आप कुछ भी ले लो, ये वाला एलिमेंट इससे मैच करेगा, मान लो मैंने 6 ले लिया, या 6 या 7 तो यहाँ 7, या 5 तो यहाँ 5। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, स्क्यू सिमेट्रिक कहती है कि डायगोनल पर क्या होना चाहिए, 0, ये वाला एलिमेंट अपोजिट साइन का, ये एलिमेंट यहाँ से अपोजिट साइन का, ये एलिमेंट यहाँ से अपोजिट साइन का। तो ये जो सारी मैट्रिसेस होती हैं ये सारी क्या बनाती हैं, सब स्पेसेस। लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, स्केलर, डायगोनल, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, वो क्या बनाती है, हमारी सब स्पेस। और वैसे भी जब हमने डायमेंशन वाली जो बेसिस एंड डायमेंशन वाली वीडियो की में देखा था, उसमें भी हमने जब इनके डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया। देखो डायमेंशन के बारे में तभी तो पढ़ा जाएगा भाई, जब वो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस बना तभी तो बना होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर सिंगुलर मैट्रिसेस हो, सिंगुलर आपको मालूम है ना, एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। सिंगुलर मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट होती है भाई किसी मैट्रिक्स का स्केयर करो तो वह वापस से वही आ जाए। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या कहती है कि भाई स्केयर करो तो आइडेंटिटी आ जाए। ये कह रहा है 3 टाइप है, देखो ये कह रहा है ए का डिटर्मिनेंट
0, ये कह रहा है ए स्क्वायर ए के बराबर और ये कह रहा है ए स्क्वायर आई के बराबर हो, इन तीनों में से कोई आ जाए ना मैट्रिक्स तो वो नॉट सबस्पेस होती। लेकिन ऊपर वाली जो थी वो क्या कहती है, सबस्पेस। लेकिन ये तीन क्या कहती है, अगर ये तीन में से कोई आ गई तो क्या होता है, नॉट सबस्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो फर्स्ट पढ़ो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज सबस्पेस। अभी रिजल्ट लर्न किए थे ना, दो सबस्पेस की इंटरसेक्शन सबस्पेस होती है, यस ये तो ट्रू है। सेकंड पढ़ो, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 and W2 इज सबस्पेस इफ फर्स्ट इज कंटेन्ड इन सेकंड। पढ़ा था ना रिजल्ट कि अगर दो सबस्पेसेस की यूनियन को सबस्पेस कहना है तो किसी एक को दूसरे में कंटेन्ड होना होगा, तो ये तो ठीक कह रहा है, बट हमें तो कौन सा फाइंड करना है, जो ट्रू ना हो। थर्ड पढ़ो, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 and W2 इज सबस्पेस इफ W2 इज कंटेन्ड इन W1। ये भी ठीक कह रहा है क्योंकि उसने ये कहा था कोई एक दूसरे में हो जाए, तो पहले इसने कहा था कि W1 है और इसने कहा W2 है, तो दोनों ही ठीक कह रहे हैं। लास्ट वाला पढ़ो, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज सबस्पेस। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई दो सबस्पेस है उनकी यूनियन सबस्पेस होती है, नहीं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस था ना, इसका मतलब हमें जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। नेक्स्ट देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V टू बी अ सबस्पेस इज एंड आर दैट। मतलब वो क्या कह रहा है, एक वेक्टर स्पेस है V और W उसका सबसेट है, आपको नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बतानी है। तो अभी जब मैंने रिजल्ट करवाए थे तो आपको लर्न करवाई थी 4 कंडीशंस, है ना। चलो देखते हैं। ए में कह रहा है U प्लस V W में है और AU W में है, फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू W एंड A बिलोंग्स टू F। यस, ये तो पढ़ी थी हमने, ये तो होती है कंडीशन। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। AU प्लस V बिलोंग्स टू W फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू W एंड A बिलोंग्स टू F। ये भी होती है। अगली पढ़ी, AU प्लस BV बिलोंग्स टू W फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू W एंड AB बिलोंग्स टू F। ये भी है। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं ऑल ऑफ अबव, दैट मीन्स आंसर इज दिस, क्योंकि तीनों कंडीशन ट्रू है ना। नेक्स्ट देखो, R एक सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड R स्क्वायर इज दिस। R हो गया रियल नंबर का सेट, ठीक है। R के बारे में बता दिया कि R रियल नंबर से आ रहे हैं। R स्क्वायर दैट मीन्स 2 टप्पल, 2 टप्पल आ गया ना, ध्यान से देखना। ये पहला एलिमेंट x1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा x2 से। पहला एलिमेंट भी R से आ रहा है, दूसरा भी R से आ रहा है। वही R ओवर R समझ आ गया ना आपको। कहते हैं बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस। अब देखते हैं कि आप तो हमारा ट्रिक वाला ही कोई क्वेश्चन हो। चलो देखो, कहते हैं भाई 2 टप्पल टाइप के हैं, जो पहला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है और दूसरा एलिमेंट भी ग्रेटर देन 0। हमने तो याद कर रखा है भाई, लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो वो नॉट सबस्पेस होता है। तो पहला तो नॉट सबस्पेस हो गया। अच्छा, दूसरे के पास गए, ये कहता है पहला लेस देन 0, दूसरा भी लेस देन 0, भाई ये भी कट गया। तीसरे के पास गए, कहते हैं भाई पहला तो कुछ भी ले लेना, दूसरा ग्रेटर देन 0 ले लेना, भाई ये भी कट गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है भाई कोई भी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो वो सबस्पेस नहीं होगा। तीसरे के पास, चौथे के पास गए, कहता है भाई इस टाइप के एलिमेंट है, देख लो, पहला तो है आप कुछ भी ले लो, दूसरा है 0, तो ये तो सबस्पेस हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अगर कोई सा भी एलिमेंट 0 हो जाता है और उसके ऊपर लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉन 0 वाली कोई कंडीशन नहीं होती है तो वो सबस्पेस होता है। इसका मतलब आंसर डी आ गया, सबस्पेस। तो देखो इतने इजीली होते जा रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले हम रिजल्ट्स एंड ट्रिक्स करते हैं। कहते हैं V एक रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल मैपिंग R टू R, ठीक है, R से R पे जा रहा है। A एक सेट है, ध्यान से देखना, उसमें V से फंक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि V जो है ना वेक्टर स्पेस है R से R की मैपिंग का। R से R की मैपिंग का मतलब कि जैसे कि ये कहना चाह रहा है, ऐसे ये फंक्शंस जा रहे होते हैं, ठीक है। तो V से फंक्शन लिया और वो फंक्शन में क्वालिटी देखो किस टाइप की है। ये भी क्वालिटी अभी हमने पढ़ी थी ना, किसी फंक्शन में x की जगह -x लगाएं और उसको कोई फर्क ना पड़े, वापस से fx आ जाए, तो उसे कौन सा फंक्शन बोलती है, इवन। सेकेंड वाला देखो, अगर V के अंदर से f टाइप के फंक्शंस लिए जा रहे हैं और अगर f में -x लगाएं और बाहर माइनस आ जाए तो ये किस टाइप का होता है, ओड। और हमने क्या याद कर रखा था अपने माइंड में, वो लाओ रिजल्ट,
इवन हो तो भी सबस्पेस, ऑड हो तो भी सबस्पेस, और आर ओवर आर है। चलो चेक करते हैं कि उससे पूछा भाई कौन सा आपका करेक्ट है। तो हमने देखा, कहते ए सबस्पेस है लेकिन बी नहीं है। नहीं, हमारे तो दोनों है ना, क्योंकि ऑड वाला भी हमारा तो सबस्पेस होता है, इवन वाला भी। चलो बी ऑप्शन पढ़ा। कहते ए नहीं है बी है, ये भी गलत है क्योंकि हमारे तो दोनों है। सी वाला पढ़ा, कहते भाई दोनों है, कहते ये ठीक है। अगला कहता है दोनों ही नहीं है, हमारा तो कौन सा है, सी है। नेक्स्ट देखो, V एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। n क्रॉस n से पता चल गया ना, स्केयर मैट्रिसेस की बात हो रही है, ठीक है। रियल मैट्रिसेस मतलब एंट्री अंदर के एलिमेंट की R से, और ओवर R जो फील्ड है वो भी R का है, मतलब हमारा R ओवर R पे ही काम चल रहा है, ठीक है। आगे पढ़ा, कहते हैं भाई V तो वेक्टर स्पेस था, W1 सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है नहीं, सॉरी, W1 उसका एक सबसेट है और W2 भी एक सबसेट है। W1 में देखो किस टाइप के हैं, W1 में है सिमेट्रिक टाइप की मैट्रिसेस, ठीक है। और W2 में किस टाइप की हैं, W2 में है स्क्यू सिमेट्रिक टाइप की मैट्रिसेस। अब ध्यान से सुनना, V में तो है सारी मैट्रिसेस, जो भी जितनी भी मतलब जो उसने लेनी होगी ले लेगी, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है, जो वेक्टर स्पेस बना सकती है उसे सारी स्केयर मैट्रिसेस ले ली। V के अंदर से W1 की कलेक्शन ली, V के अंदर से जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कलेक्शन थी वो W1 को दे दी, V के अंदर से जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कलेक्शन थी वो W2 को दे दी, ठीक है। और V खुद वेक्टर स्पेस है, तो V ने तो अपने अंदर वैसी मैट्रिसेस रखी होंगी जिससे कि वेक्टर स्पेस बन जाए। चलो, कहते हैं देन बताओ सबस्पेस और नॉट सबस्पेस की बात होगी, तो आप अपने रिजल्ट पे फोकस करो। सबसे पहले तो मैंने आपको लर्न कराया था, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, आर ओवर आर हो। आर ओवर आर पे तो हमने याद कर रखा है, दूसरे पे तो हम सोच लेते हैं। आर ओवर आर है हमारा सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो वो सबस्पेस होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा W1 भी सबस्पेस होना चाहिए, W2 भी होना चाहिए। हम अब अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये कहता है पहला सबस्पेस है दूसरा नहीं है, नहीं ये तो रॉन्ग है। पहला नहीं है दूसरा है, ये भी रॉन्ग है। हमारे तो दोनों ही हैं, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे काम चल रहा है ना, तो हमारे तो दोनों हैं। और लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत, क्योंकि ये तो एक भी नहीं, ये तो दोनों को ही कह रहा है सबस्पेस नहीं है। जबकि ए में हमारा W1 तो ठीक था लेकिन W2 गलत दे रखा था, इसमें W1 गलत दे रखा था, W2 ठीक था, क्योंकि हमारे दोनों ही क्या है सबस्पेस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट पढ़ो, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू R क्यूब। यानी कि एक तरह से यूं कह दिया कि V और कुछ नहीं बल्कि 3 टप्पल, यानी कि जो रियल नंबर से हमारी एंट्री है और 3 टप्पल टाइप की है। कहते हैं द फॉलोइंग ऑफ इट्स सबसेट, सबसेट की बात की है। S भी R क्यूब का सबसेट है, T भी R क्यूब का सबसेट है, W भी R क्यूब का सबसेट है। तो S में देखो क्या खास बात है, देखते हैं। ये 3 टप्पल टाइप के एलिमेंट है और पहला और दूसरा 0 है। याद करो मैंने क्या बताया था, एक एलिमेंट 0 या 2 0 या तीनों 0 और कुछ भी ना हो, मतलब 0 की बात हो तो सबस्पेस होता है। देखते हैं नीचे पूछा क्या है, वो तो बात की बात है। टी के पास गए, कहते हैं 3 टप्पल टाइप के एलिमेंट हैं, पहले वाला 0 है, हमें तो याद है कि भाई 0 हो तो होता है। चलो W के पास गए, ये तो 3 टप्पल टाइप के है लेकिन Z नॉन 0, याद आया, नॉन 0, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, अगर ऐसा कुछ भी दिख जाता है तो नोट सबस्पेस, यानी कि नोट हो गया। अब देखते हैं पूछा क्या है हमसे, हमने वो तो अभी पढ़ा ही नहीं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी, पहले ऊपर से देख लो, S और T सबस्पेस बन रहे हैं, W नहीं बन रहा, तो देखते हैं। ए ऑप्शन, कहते हैं तीनों सबस्पेस हैं, गलत। कहते हैं S और W सबस्पेस हैं, गलत, क्योंकि हमारा तो S और T बन रहा है ना। तो सी में जाओ, ओनली T एंड W, गलत। ओनली S एंड T सबस्पेसेस, यस। तो हमारा आंसर इज D, तो हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो गया। पढ़ो, V R क्यूब टाइप का है, R क्यूब यानी कि XYZ टाइप के एलिमेंट है, XYZ कहीं से भी कुछ भी आ सकता है रियल नंबर से, ठीक है। अच्छा, W में हमें क्या दिया, XYZ जो हमारा V से आ रहा है और ये कंडीशन दे दी, ठीक। कहते हैं तो हमें ये बताओ कि नीचे वाली स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से देखो। ऐसी तो हमने कोई टाइप नहीं पढ़ी है ना, ये एक कंडीशन है, लीनियर कंडीशन टाइप लगा लो। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इक्वल टू में, जैसे देखो यहाँ पर 3 की बात हो रही है, X की, Y की, Z की, ये तो हो गया लेफ्ट साइड पर। इक्वल टू में अगर 0 हो, इक्वल टू में क्या हो, अगर 0,
यानी कि कांस्टेंट टर्म, देखो एक तो हो गया एक्स वाई जेड, उसको एक बार भूल जाओ, इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो होनी चाहिए, जीरो है ना तो सबस्पेस है। पर अगर मान लो मैं यहाँ क्या लिख देती 5, फिर ये सबस्पेस ना होता, क्योंकि इसे नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से प्रॉब्लम है। तो हमारा तो यहाँ पर क्या है जीरो, तो ये सबस्पेस तो हो गया। चलो क्या कहते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये बताना है। कहते हैं डब्ल्यू सबस्पेस है, तो ये तो सबस्पेस है, ये तो गलत नहीं है। कहते हैं अगर मैं W से 2 एलिमेंट ले लूँ तो क्या उनका सम W में जाएगा? अगर मैं W से 2 एलिमेंट ले लूँ तो क्या उनकी सब्ट्रैक्शन W में जाएगी? और कहते हैं कि W सबस्पेस नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ट्रिक लगा रहा है कंफ्यूज करने के लिए। अब आप खुद सोचो, आपको मैंने इतना तो बता दिया कि W सबस्पेस है, बता दिया ना। अब आप सबस्पेस की वो 4 कंडीशन याद करवाई थी ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली, तो आपको मैंने बताया था W से 2 अगर कोई सबस्पेस होता है तो W से कोई भी 2 एलिमेंट ले लोगे तो उनका सम भी जाएगा, W से कोई 2 एलिमेंट ले लोगे तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी जाएगी। तो अब आप देखना, हमसे तो नॉट ट्रू पूछा है, तो हम देखते हैं पहले ट्रू कौन कौन सी है। W सबस्पेस है, हाँ। कोई 2 एलिमेंट W से लो तो सम भी जाता है, हाँ। कोई 2 एलिमेंट W से लो तो उनका सब्ट्रैक्शन भी जाता है, हाँ। तो ये तो तीनों क्या होगी, ट्रू होगी। बट वी हैव टू फाइंड नॉट ट्रू स्टेटमेंट, दैट मीन्स आंसर इज डी। देखो S1 एंड S2 आर सब स्पेसेस ऑफ लीनियर स्पेस L ओवर F, मतलब समझ गए ना भाई, लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं L ओवर F की, जिसमें S1 और S2 के क्या है सब स्पेस। कहते हैं देन, आप ध्यान से पढ़ना सारी स्टेटमेंट, आपके माइंड में वो चीज़ें याद है। अगर 2 सब स्पेस होती हैं तो उनका जो लीनियर सम होता है वो भी सब स्पेस होता है, रिजल्ट लर्न करवाया था। चलो देखते हैं। S1 प्लस S2 इज अ सब स्पेस, ट्रू है ना। ये स्टेटमेंट साइड पर टिक मारते जाते हैं, क्या पता क्या चीज पूछेगा। S1 प्लस S2 इज नॉट अ सबस्पेस, ये तो गलत ही कह रहे हैं। कहते हैं U प्लस V S1 प्लस S2 से हैं, अगर U S1 से है और V S2 से है। भाई अगर लीनियर स्पेस की बात करें, लीनियर सम की बात करें, तो लीनियर सम में यही तो होता है, एक W1 से लिया था, एक W2 से लिया था, याद करो रिजल्ट में। तो ये क्या कह रहा है भाई, इसके सेट का नाम S1 और S2 है, तो एक S1 से लिया, एक S2 से लिया, तो उनका सम भी किस में जाएगा, S1 प्लस S2 में। भाई ये बात तो ठीक कह रहा है। फिर अगले में पूछा भाई अगर एक एलिमेंट S1 का और एक S2 का और लीनियर की बात हो रही है तो U प्लस V इसमें नहीं जा रहा, ये तो गलत ही कह रहा है ना, क्योंकि हमारे तो लीनियर सम में कहते हैं कि भाई पहला पहले सेट से ले लो, दूसरा दूसरे से ले लो, तो जो सम होता है W1 प्लस W2 वो कैपिटल W1 प्लस W2 में जाता है। तो हमारा कैपिटल W1 कैपिटल W2 का काम कौन करा है, S1 और S2, ठीक। अच्छा ये हमारी रॉन्ग होगी। अब देखते हैं कि उससे बात क्या पूछी है हमसे। कहता है करेक्ट आंसर बताओ ऊपर वाले कॉर्ड्स को यूज करके। कॉर्ड नेम है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने अभी चेक किया था ना, हमारे अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट का पूछा है तो 1 और 3rd। तो देख लो भाई फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है, फर्स्ट एंड थर्ड इज बी। आंसर क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट देखो, V एक वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n मैट्रिक्स का ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड W1 एंड W2 आर द सब स्पेसेस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली देन दिस। अब ध्यान से देखो उसे क्या कहा है, V तो क्या है वेक्टर स्पेस, ठीक है। रियल नंबर्स की बात कर रखी है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। W1 सिमेट्रिक का लिंक है, W2 का स्क्यू सिमेट्रिक से लिंक है। कहते हैं देन ये चीज आ गई, तो W1 सिमेट्रिक है इसका मतलब ये सबस्पेस है, और W2 स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब W2 भी सबस्पेस है, ठीक। कहते हैं देन हमें 3 कॉर्ड दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज कहते हैं कि जो ये आपका वेक्टर स्पेस है ये W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जा सके। सेकंड वाला कहता है कि जो V आपका है वो दोनों के लीनियर सम में लिखा जा सकता है। और थर्ड कहता है कि दोनों की जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ 0 सबस्पेस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 0 वाले को छोड़कर बिल्कुल अलग है। यानी कि W1 और W2 में सिर्फ कॉमन पार्ट जो है अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो वो कौन से वाला स्पेस है, 0 स्पेस है। 0 स्पेस का मतलब भाई आपके n इंटू n ऑर्डर की है ना, तो सारी जगह 0 आएगा। इस 0 का ये मतलब मैं समझ लेना कि खाली इस 0 का मतलब ये है कि 0 स्पेस। 0 स्पेस का मतलब होता है कि भाई जितने ऑर्डर
जितने ऑर्डर की आपको चाहिए, मान लो मुझे 3x3 की चाहिए, तो वो कहेगा कि ये वाला आंसर है सिर्फ कॉमन, बाकी सारा ये अलग अलग है। दैट मीन्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिसजॉइंट सबस्पेसेस हैं। ठीक, अच्छा अब आपको पता है जब दो सबस्पेस हैं तो उनका जो लीनियर सम होता है वो भी सबस्पेस होता है। इसका मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कंबाइन कर दें तो मेरी ये क्या बन जाएगी, n×n वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि जो v है वो इनके लीनियर सम में लिखा जा सकता है। हाँ जी ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब कोई लीनियर सम में लिखा जा रहा है और उसका जो इंटरसेक्शन, तो जब ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब लीनियर सम भी है और डिसजॉइंट भी है। तो आपको मैंने बताया था कि लीनियर सम अगर डिसजॉइंट कंडीशंस के साथ हो तो फिर वो डायरेक्ट सम बन जाता है। तो इसका मतलब तो v डायरेक्ट सम में भी हो गया W1 W2 के। तो एक तरफ से देखा जाए तो अगर v वेक्टर स्पेस है हमारा n×n मैट्रिक्स का ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर और W1 सिमेट्रिक है, W2 स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये तीनों ही कंडीशन हमारी क्या करती हैं, होल्ड। तो नीचे देख लो उन्होंने क्या कहा है, चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कॉर्ड्स। तो बताना कहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ तीनों ट्रू है, सी ऑप्शन पर। तो हमारे 9th का क्या आंसर आ गया, सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसी की तरह एक और क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट है। देखो V एक स्पेस है ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to R, W1 एंड W2 सब स्पेसिस हैं। W1 को देख लो इवन फंक्शन है, W2 को देख लो ऑड फंक्शन, और अब तो इसे खुद ही बोल दिया कि सब स्पेस है, और नहीं तो हमें पता भी था कि सब स्पेस है। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ कॉमन जीरो स्पेस होता है ना, इसी तरह से ऑड और इवन में भी जो कॉमन होता है वो सिर्फ जीरो स्पेस होता है। ठीक, और दोनों सबस्पेस हैं और आपको पता है दो सबस्पेस का जो लीनियर सम सबस्पेस होता है, और अगर लीनियर सम और डिसजॉइंट वाली कंडीशन मिल जाए तो डायरेक्ट सम भी होता है। तो जैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का था वैसे ही ऑड और इवन का भी हो गया। अब देखते हैं हमारा, कहते हैं पहला भाई v इन दोनों के सम में नहीं लिखा जा सकता, भाई लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा कहते हैं भाई इंटरसेक्शन नॉन जीरो है, नहीं इंटरसेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ जीरो ही है। तीसरा कहते हैं v जो है लीनियर सम में इन दोनों की लिखा जा, यस एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ W1 एंड W2, लिखा जा सकता है। तो c तो हो गया ठीक, और d नन, क्यों भाई ये आंसर ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, c। तो हमारा आंसर क्या है इसका, c। नेक्स्ट में देखो x में 4 टपल टाइप के एलिमेंट है और कंडीशन दे रखी है, देखो b और c, और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो हो तो फिर वो सबस्पेस नहीं होता, इसका मतलब x हमारा सबस्पेस नहीं है। इसमें आओ सेकंड वाली में, अगर मैं b को इधर ले आऊँ c को इधर ले आऊँ तो क्या कंडीशन बनेगी, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y सबस्पेस है। तीसरे में हमारा देखो b अगर 0 है यानी कि एक पार्ट 0 है 4 टप्पल में से, और c माइनस g 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर कंडीशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इक्वल टू में 0, कांस्टेंट टर्म 0, तो z भी हमारा क्या हो गया, सबस्पेस। यानी कि तीनों में से देखा जाए तो सिर्फ y और z हमारा सबस्पेस है। तो इन्होंने यही पूछा है, a में कहता है x ओनली, नहीं, b कहता है y और z, यस, आंसर हमारा क्या हो गया, b। नेक्स्ट देखो V हमारा वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिसेस का एक सेट है S, जो कि सभी मैट्रिसेस कंटेन करता है, लेकिन कौन सी, जब A स्क्वायर किसके इक्वल हो, A के। तो आपको मैंने बताया था ये तो आइडेम्पोटेंट है और आइडेम्पोटेंट सबस्पेस नहीं बनाती। तो बस अब देख लेते हैं, A ऑप्शन कहता है ये सबस्पेस नहीं है क्योंकि इसमें वेक्टर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। यस क्योंकि अगर आप इसमें एडिशन करोगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो जरूरी थोड़ा है कि a प्लस बी ही आएगा। तो इसका मतलब पहला a जो है हमारा करेक्ट है। दूसरे के पास गए, कहते ये v का सबस्पेस नहीं है, इतना तो मुझे पता है कि v का सबस्पेस नहीं है क्योंकि आइडेम्पोटेंट है। और कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज नहीं है। यस जब हम वो a इंटू, जो मान लो हमने एक स्मॉल a ले लिया, ठीक है, मान लो अल्फा ले लिया, और अल्फा की जब कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करी तो जो न्यू मैट्रिक्स बनी, तो जरूरी थोड़ा है जब हम उसका स्केयर करेंगे तो वापस से वो वही आएगी, जरूरी थोड़ा है कि आइडेम्पोटेंट बनेगी स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका मतलब बी ऑप्शन भी ठीक है। सी कहता है कि भाई ये जो आपका ऐसे सेट है ना ये सबस्पेस है, बिल्कुल गलत। कैसे सबस्पेस है, ये तो सबस्पेस है ही नहीं, आइडेम्पोटेंट वाला सबस्पेस बनता ही नहीं। डी ऑप्शन कहता है ए और बी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट देखो फटाफट, हमारा एक वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर ओवर आर,
और इसमें ये 4 कंडीशन दी है। पहले वाले में कहते हैं 2 टपल टाइप के हैं, ये कंडीशन है। आपको बताया था ना अभी, लीनियर कंडीशन 0 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर कंडीशन 0 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियर कंडीशन इन द सेंस मतलब x और या y है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो हमारी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन c वाला याद करो, मैंने स्पेशल लिखा हुआ था उसमें ट्रिक में, अगर 2 एलिमेंट की मल्टीप्लाई 0 आ जाए तो वो सबस्पेस नहीं होता, इसका मतलब सी सबस्पेस नहीं है। और डिवाइड अगर कर रही हूँ वो 0 हो तो वो भी सबस्पेस नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ ए और बी सबस्पेस है। देखते हैं कि पूछा क्या है हमसे। कह रहे हैं कॉर्ड है, नंबर 1 कॉर्ड ए सबस्पेस है, नंबर 2 कॉर्ड बी सबस्पेस है, नंबर 3 कॉर्ड सी सबस्पेस है, नंबर 4 कॉर्ड डी सबस्पेस है। बताना, हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि ए और बी सबस्पेस है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉर्ड करेक्ट है। तो बताना करेक्ट कॉर्ड कहाँ है, ये रहा फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट देखो, W1 और W2 अगर 2 सबस्पेस हैं तो उनका लीनियर सम कौन सा होता है? हमें पता है उनका लीनियर सम W1 प्लस W2 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट देखो, विच वन इज नॉट ट्रू? ए ऑप्शन, 2 सबस्पेसेस का लीनियर सम सबस्पेस होता है, ये तो ट्रू होता है। अगला, 2 सबस्पेसेस का लीनियर सम सबस्पेस नहीं होता, ये नॉट ट्रू है, जबकि होता है ना। फिर भी सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सी ऑप्शन कहता है कि 2 सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम हमेशा लीनियर सम होता है, यस ये भी ट्रू है। और डी वाला क्या कहता है, भाई वी का हर एक एलिमेंट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज v is equal to w1 plus w2 with this, then v is called the direct sum of this. yes, अगर हर एक एलिमेंट v का w1 और w2 सबस्पेसेस के कॉम्बिनेशन में यूनिकली एक्सप्रेस किया जाता है तो यस उसे डायरेक्ट सम बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन उससे हमसे क्या मांगा? नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। इसी के साथ हमारा सबस्पेस का टॉपिक भी फिनिश होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय।